सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। एक चीज़ आपको बता देना चाहेंगे कि आपका जो PYQ होता है और PYQ में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बेंचमार्क का काम करते हैं। इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी करते हैं। तो PYQ का वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। PYQ में जिस सेक्शन से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगली बार जब क्वेश्चन पेपर बनाएगी तो इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, इनका PDF, इनका क्वेश्चन पेपर्स और इनका MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी कोर्स को। सारथी कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे, और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड लॉस विल बी। हिंदी में, माल के बिक्री के मामले में अगर माल नष्ट हो जाता है तो नुकसान किसका होगा। तो हम माल के बिक्री के मामले में अगर बात करें माल के नष्ट होने की, अगर माल नष्ट हो जाता है तो माल क्रेता का होता है, नुकसान क्रेता का होता है यानी बायर का होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी आर। एक्शनेबल और क्लेम्स मनी, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी क्या है। हिंदी में, कार्यवाही योग्य दावा या पैसा क्या है। तो ये माल नहीं है, क्योंकि जब आप गुड्स का डिफिनीशन पढ़ते हैं तो गुड्स के डिफिनीशन में एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को गुड्स नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक गुड्स आर दोज विच आर आइडेंटिफाइड। हिंदी में, विशिष्ट सामान वे हैं जिनकी पहचान की जाती है। तो विशिष्ट सामान वे हैं जिनकी पहचान बिक्री के अनुबंध के समय की जाती है। स्पेसिफिक गुड्स वो हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटम मेरिट मीन्स। तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है बी दैट इज एज मच एज ही अर्नड, जितना उसने कमाया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, डैश ए मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट आपका गार्जियन माना जाता है, बाकी की जो पत्नी है, पति है और जो आपका लीगल एडवाइजर है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मर्केंटाइल एजेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडरेशन इन नेगोशिएबिलिटीज। तो नेगोशिएबिलिटी में कंसिडरेशन इम्प्लाइड होता है, प्रिज्यूम्ड होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दैट इज इम्प्लाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर इज दैट ऑफ अ। बैंकर और कस्टमर के बीच में संबंध कैसा होता है। तो डेटर और क्रेडिटर का होता है, देनदार और लेनदार का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रोमिसरी नोट इज डिसऑनर्ड बाई। तो प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो सकता है नॉन एक्सेप्टेंस से भी और नॉन पेमेंट से भी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिना भुगतान और बिना स्वीकृति के एक वचन पत्र निरादर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट फोर्स में कब आया था। फ्रॉम 1 जुलाई 1913। 1 जुलाई 1930 से आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो फोर्स में आ गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक गुड्स। इसमें से कौन से स्पेसिफिक गुड्स हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड विच कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इन सेल ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस ऑफ। सेल में गुड्स का किस चीज़ का ट्रांसफर होता है। तो सेल में गुड्स की ओनरशिप की ट्रांसफर होती है, माल का स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर सेल द रिस्क लिव विथ। सेल के बाद रिस्क किसके साथ हो जाता है। तो सेल जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो रिस्क बायर का हो जाता है, क्योंकि ओनरशिप भी बायर की है। हिंदी में, बिक्री के बाद जो जोखिम होता है वो क्रेता के साथ होता है, क्योंकि स्वामित्व भी क्रेता के पास ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, गुड्स में भी गुड्स कैसे हो सकते हैं। तो गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, यानी मौजूदा भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, भविष्य वाले भी हो सकते हैं, कंटिंजेंट यानी आकस्मिक भी हो सकते हैं। तो गुड्स इसमें से कोई भी हो सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी गुड्स हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द ओनरशिप इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स के केस में ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है। तो ये जो सारथी वाले बच्चे उनको बताया गया है बहुत ही बारीकी से। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बना भी, हमने आपको बताया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। तो ओनरशिप जो होती है गुड्स में वो ट्रांसफर तब मानी जाती है जब गुड्स असर्टेन हो जाते हैं या अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी में जब माल का विनियोजन हो जाता है या फिर उनको निश्चित कर लिया जाता है
तो उस समय गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है इन केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स, यानी अनिश्चित गुड्स के केस में। जो गुड्स निश्चित नहीं है उसको वो सेल उनका तभी हो सकता है जब उन गुड्स को आप आइडेंटिफाई कर लें, उनको निश्चित कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डज अ कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी। कंडीशन को वारंटी के रूप में कब ट्रीट किया जाएगा? तो कंडीशन को वारंटी के रूप में इन तीनों ही कंडीशंस में ट्रीट किया जाएगा। इन केस ऑफ वॉलेंट्री वेवर ऑफ कंडीशन, व्हेन गुड्स आर नॉट सेवरेबल, और इन केस ऑफ वॉलेंट्री इलेक्शन। ये टॉपिक भी हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जो भी साथी के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे। कंडीशन, व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, हमने आपको कहा है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी में शर्त को वारंटी के रूप में कब माना जाता है? जब शर्त की स्वैच्छिक छूट कर दे बायर, जब माल अलग नहीं हो सकता है, और जब खुद बायर ही इसका स्वैच्छिक चुनाव करता है। तो इन सभी कंडीशंस में कंडीशन को वारंटी माना जा सकता है, यानी शर्त को वारंटी माना जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज। तो हमने आपको ये भी बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बार बार बताया है कि कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन होता है जो इसेंशियल होता है टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन तो हमेशा याद ही रखिएगा, और सारथी वाले बच्चों को तो याद भी होगा कि कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने सारथी नहीं ज्वाइन किया है तो आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हैं और इसके लिए आपको पूरा लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सारथी वाले बच्चों को मैक्सिमम लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो लेक्चर्स के माध्यम से कंसेप्चुअल क्लियरिटी ले सकें। ठीक है, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एग्जाम में जाके कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमने आपको दो बातें बताई थी, जो वारंटी होता है वो कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कंडीशन जो होता है वो इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो माल की बिक्री के अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है। तो आवश्यक कौन सा होता है? आवश्यक शर्त होता है, यानी कंडीशन होता है। और कोलेट्रल कौन सा होता है? कोलेट्रल आपकी वारंटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर। अगर वारंटी का ब्रीच होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली हमने आपको बताया था। अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो बायर क्या कर सकता है? तो अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो बायर क्लेम कर सकता है केवल डैमेजेस। बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं कर सकता है। बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट तभी कर सकता है जब कंडीशन का ब्रीच हुआ है। वारंटी के ब्रीच के केस में बायर केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए नहीं कह सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल नुकसान का ही दावा कर सकता है अगर वारंटी का उल्लंघन होता है तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल द प्रॉपर्टी हैज टू पास टू द बायर। जब माल अनुमोदन पर बेचा जाता है तो संपत्ति खरीदार के पास कब पहुंच जाती है? तो इन सभी कंडीशंस में, इन सभी परिस्थितियों में पहुंच जाती है जब जिस समय के लिए आपको गुड्स दिए गए थे वो समय खत्म हो चुका है, वो स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर हो चुका है, और फिर भी आपने गुड्स वापस नहीं किया है, तो मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स को परचेज कर लिया है। अगर आपने एक्सेप्टेंस ले लिया कि आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। और अगर आपने वो ट्रांजैक्शन को करने के लिए जितने भी एक्ट्स कहे गए थे करने के लिए वो आपने सारे एक्ट्स कर लिए हैं, तो उस केस में भी माना जाएगा कि आपको जो गुड्स दिए गए थे अप्रूवल के लिए वो गुड्स आपने खरीद लिए हैं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स कैन बी डन। हिंदी में माल में अधिकार का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट में नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज़ में बताया था कि वही इंसान गुड्स का टाइटल दे सकता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है जिस इंसान के पास गुड्स की ओनरशिप हो। जिस इंसान के पास गुड्स की ओनरशिप नहीं होती है, टाइटल नहीं होती है, वो इंसान गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? ओनर ही ट्रांसफ़र कर सकता है। तो माल में अधिकार का हस्तांतरण कौन कर सकता है? मालिक ही कर सकता है, ओनर ही कर सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली हमने साथी वाले बच्चों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सेल ऑफ गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स। गुड्स के सेल में प्रॉपर्टी क्या होती है? गुड्स में तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। माल की बिक्री में जो माल होता है, जो संपत्ति होता है, वो क्रेता को हस्तांतरित की जा सकती है। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को सेल ऑफ गुड्स को। जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो वो बार बार पूछते हैं हमसे कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है।
तो प्रॉपर्टी का मतलब सारथी वाले बच्चों को बताया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है। क्या होता है? ओनरशिप होता है, यानी मालिकाना अधिकार, स्वामित्व होता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिनको भी पता नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे गुड्स के ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इन अ CIF कॉन्ट्रैक्ट द ओनरशिप पासेज फ्रॉम सेलर टू द परचेजर व्हेन इट। अब सबसे पहले तो CIF का फुल फॉर्म जान लीजिए, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो सेलर होता है वो इंश्योरेंस का और फ्रेट का दोनों का खर्चा देने के लिए तैयार होता है। तो इस केस में ओनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है जब गुड्स शिप्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब माल जहाज़ पर लाद दिया जाता है तो CIF अनुबंध में स्वामित्व मान लिया जाता है कि विक्रेता से क्रेता को पास कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है, हस्तांतरित कर दी गई है। याद रखिएगा, CIF कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होती है जब गुड्स शिप हो जाते हैं, जब माल जहाज़ पर लाद दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। इसका मतलब क्या है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप का मतलब ये है कि जिस इंसान के पास गुड्स होते हैं, गुड्स की ओनरशिप होती है, उसी इंसान के पास गुड्स का रिस्क भी होता है। फॉर एग्जांपल, हमने आपको गुड्स बेच दिए हैं लेकिन आपने अभी तक गुड्स का पेमेंट नहीं किया है, लेकिन हमने आपको ओनरशिप दे दी है। तो इवन इन दैट कंडीशन आप ओनर हैं तो रिस्क भी जो होगा वो आपका ही होगा। अगर गुड्स के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी डिफेक्ट होता है, कुछ भी गलत सलत आप करते हैं या फिर आपकी उपस्थिति में होता है, आप जब ओनर हैं तो रिस्क आपका होगा। तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप इवन व्हेन द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड। जोखिम स्वामित्व का अनुसरण करता है इवन जब मूल्य नहीं दिया गया है। जब मूल्य नहीं दिया गया है तब भी जो रिस्क है वो ओनरशिप को फॉलो करता है, क्योंकि ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है, पेमेंट से मतलब नहीं है, ओनरशिप से मतलब है। ठीक है, अगर ओनरशिप बिना पेमेंट के ही ट्रांसफ़र कर दी गई है फिर भी ये माना जाएगा कि आपको गुड्स का रिस्क आप ही के साथ है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, रॉन्ग डिलीवरी मीन्स। तो रॉन्ग डिलीवरी का मतलब शॉर्ट डिलीवरी भी होता है, एक्सेस डिलीवरी भी होता है, मिक्स डिलीवरी भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन ऑफ डिलीवरी। ये तो हमने बार बार बच्चों को बताया है कि बच्चों देखो, दो ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं आपके पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। गुड्स का डिफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एंड डिलीवरी का डिफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। और देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी इस बार गुड्स का डिफिनेशन पूछेगी, किस सेक्शन में दिया गया है। तो याद रखिएगा, गुड्स का डिफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दिया गया है। यहाँ पे डिलीवरी की डिफिनेशन की बात की गई है, तो डिलीवरी का डिफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, याद रखिएगा, वितरण का खंड है खंड 2 और उसका जो सब सेक्शन है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी हमने आपको पढ़ाया, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स आर। तो जो अनपेड सेलर होता है उसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? तो उसके पास राइट ऑफ लीन भी होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी होता है, राइट ऑफ रीसेल भी होता है। यानी अनपेड सेलर के पास ये सभी के सभी अधिकार होते हैं। हिंदी में माल के विरुद्ध अवैतनिक विक्रेता के पास कौन सा अधिकार होता है? तो पुनः विक्रय का भी अधिकार होता है, मार्ग में माल को रोकने का भी अधिकार होता है और माल का ग्रहण करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी अधिकार होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन नंबर 26, अनपेड सेलर कैन यूज द राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स। अनपेड सेलर राइट ऑफ रीसेल कब यूज कर सकता है? तो जब गुड्स खराब हो रहे हों, जब गुड्स नष्ट होने वाले हों, जब गुड्स पेरिसेबल नेचर के हों, तो अनपेड सेलर राइट ऑफ रीसेल यूज कर सकता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ड्रॉन ऑन बैंक। कौन सा बैंक पे ड्रॉ होना चाहिए? तो बैंक पे हमेशा चेक ड्रॉ किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चेक। अगला क्वेश्चन नंबर 28, अ हुंडी इज रिटन इन। हुंडी किस भाषा में लिखी जाती है? तो हुंडी हमेशा एक लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है, स्थानीय भाषा में लिखी जाती है। अगर गुजरात में हुंडी लिखी जा रही है तो गुजराती में लिखी जाएगी, महाराष्ट्र में लिखी जा रही है तो मराठी में, और अगर यूपी में लिखी जा रही है तो हिंदी में लिखी जाएगी, यानी लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, अ चेक इज मैंडेट टू। चेक किसको भेजा जाता है? तो चेक हमेशा बैंकर को भेजा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिफिनेशन बढ़ाया है सारथी वाले बच्चों। आपको पता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट।
हुंडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, दैट इज हुंडी। अगला क्वेश्चन नंबर 31, विच डज नॉट अप्लाई ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें से कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे अप्लाई नहीं होता है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, स्टाम्प भी होना चाहिए, रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए, लेकिन ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अप्लाई नहीं होता है। हिंदी में निम्न में से कौन सा विनिमय पत्र पर लागू नहीं होता है? तो विनिमय पत्र लागू हो, रजिस्टर्ड हो, ये जरूरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, अ प्रॉमिस टू पे इज कंडीशनल इफ। भुगतान करने का वादा सशर्त है जब इट डिपेंड्स अपॉन अ इवेंट विच इज सर्टेन, यानी एक ऐसी घटना पर निर्भर करता है जो कि निश्चित है। अगर भुगतान आप करने का वादा कर रहे हैं तो भुगतान करने का वादा आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी ऐसी घटना के लिए भुगतान करने का वादा कर रहे हैं जो घटना निश्चित है कि वो होगी ही। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अ सेल विदाउट कंसीडरेशन इज। बिना कंसीडरेशन के किया गया सेल क्या कहलाता है? तो उसे हम गिफ्ट कहते हैं। तो सेल विदाउट कंसीडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इन अ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स। विक्रय में माल की संपत्ति क्या होता है? तो सेल में जो प्रॉपर्टी इन गुड्स होता है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द बायर। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी सॉल्व किया था इसी पेपर में। तो दोबारा देखिए, आपकी यूनिवर्सिटी कुछ क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स भी एक ही पेपर में हो सकता है पूछ ले, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन अगर सही आपको आ रहा है तो ही आप दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर सही कर पाएंगे, नहीं तो आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। इसका डिमेरिट भी है। तो 100% कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो आपको सारथी में मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन द बायर, कंडीशन का अगर ब्रीच होता है तो बायर क्या कर सकता है? तो बायर कैन रिफ्यूज टू पे द प्राइस, यानी बायर जो आपका खरीदने वाला इंसान है वो मूल्य देने से मना कर सकता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कंडीशन का ब्रीच होता है तो बायर या सेलर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो उस केस में आप केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, इन अ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। सेल में कौन सा इम्प्लाइड कंडीशन होता है सेलर के लिए? तो सभी के सभी नहीं, इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ही हैज़ राइट टू सेल। उसको क्रय करने का अधिकार होता है। ठीक है, बिक्री में विक्रेता की ओर से एक निहित शर्त क्या है कि विक्रेता के पास गुड्स को बेचने का अधिकार होता है, क्योंकि जो सेलर है वो गुड्स का ओनर है और गुड्स का ओनर ही गुड्स को सेल कर सकता है। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि उसके पास ये ओनरशिप का राइट होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो गुड्स को अपने बेच सकता है। ये इम्प्लाइड कंडीशन है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर। अगला क्वेश्चन नंबर 37, इम्प्लाइड वारंटी कौन सी है? तो इम्प्लाइड वारंटी है एज टू क्वाइट पोजीशन, शांत कब्जा के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट द टर्म प्रॉपर्टी मीन्स। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप से है, स्वामित्व से है। माल की बिक्री अधिनियम में प्रॉपर्टी का मतलब स्वामित्व से है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू पे इज कॉल्ड। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान को डायरेक्शन दिया जाता है पेमेंट करने के लिए उसको हम ड्रॉई कहते हैं, और जिसको पेमेंट होता है, जो पेमेंट रिसीव करता है उसको हम पे ही कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि पेमेंट की बात की जा रही है तो पे ही को कहेंगे, नहीं, पे ही मतलब वो इंसान जिसको पेमेंट रिसीव होगा, और जिसको डायरेक्शन दिया गया कि आपको पेमेंट करना है उसको हम ड्रॉई कहते हैं, उसको हम अदाकर्ता कहते हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल। तो जो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक होता है जो ऑर्डर के द्वारा पेबल होता है वो नेगोशिएबल होता है बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। उसके प्रस्थांकन एवं वितरण द्वारा ही वो नेगोशिएबल होता है, यानी उसको विनिमय किया जा सकता है। ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। दोस्तों, ये पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, और जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, और उन सेक्शंस का कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट एमसीक्यू आपको सारथी में मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको चुपचाप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करना है और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से सारथी को ज्वाइन कर लेना है, और फिर सेमेस्टर की सारी चिंता छोड़ देनी है सारथी पे। जितने भी लेक्चर्स, पीडीएफ्स, कंटेंट्स हैं उसको शिद्दत से पढ़ना है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सारथी में कंटेंट कम है, सारथी में इतना कंटेंट है
कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। बस आपको सारा कंटेंट पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर आप सारा कंटेंट पढ़ के जाते हैं तो आपको 50 में से 50 MCQs डेफिनेटली सही होंगे। लेकिन अगर आप सारा नहीं, आधा भी पढ़ के जाते हैं तो भी आपको कम से कम 50 में से 40 से 45 MCQs डेफिनेटली सही हो जाएंगे, क्योंकि शुरू के जो आधे के कंटेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे कंटेंट्स पढ़ के जाइए और 50 में से 50 MCQ सही करके आइए। यही हमारी दुआएं हैं। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।